लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। कल इसके फंक्शंस हमने देखे थे, लेकिन यही फंक्शंस अब हमें थोड़े डिटेल में देखने हैं। इसका पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था, डिवाइड्स डेटा इनटू सेगमेंट्स एट सोर्स एंड रीअसेंबल सेगमेंट्स इनटू डेटा एट डेस्टिनेशन। क्या था ये? सोर्स डिवाइस पे सेगमेंट्स बनेंगे और डेस्टिनेशन डिवाइस पे सेगमेंट्स रीअसेंबल हो जाएंगे। क्या मतलब इसका? मैंने आपको बताया था, नेटवर्क पे जो हम ट्रैफिक भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, वो किसी आर्बिट्रेरी साइज का नहीं हो सकता है, किसी भी साइज का नहीं हो सकता। उसमें एक मैक्सिमम साइज डिफाइंड है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उससे बड़ा डेटा नहीं भेज पाएंगे। तो अगर आपका डेटा जो है उससे ज्यादा है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपका यूजर है, यूजर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, सपोज ब्राउजर। ठीक है, अब ब्राउजर में सपोज आपने मेल एक्सेस की है और उसमें आपको अटैचमेंट लगा के भेज रहे हैं जो सेंड करना है आपको। अब जब मेल आप सेंड करेंगे तो ब्राउजर आपकी एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करेगा, इसको जो डेटा था वो भेज देगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर ये प्रेजेंटेशन लेयर को देगी, प्रेजेंटेशन लेयर ये सेशन लेयर को देगी, सेशन लेयर फिर इसको देगी ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, तो ऊपर की लेयर से ये जो डेटा चल के यहाँ तक पहुंच रहा है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे लिमिट डिफाइंड है। ठीक है, सपोज करिए कि 5 KB की फाइल है आपकी जो आप एज एन अटैचमेंट यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, अब लगभग 1 KB के आसपास का होता है वो, ना 1 KB या से थोड़ा ज्यादा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करती है कि ये जो आपकी 5 KB एक सिंगल फाइल है, तो यहाँ पे एक कंटेनर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक कंटेनर का साइज सपोज करिए कि जैसे मैक्सिमम एक कंटेनर 1 KB का हो सकता है। तो इसके अंदर ये डेटा फिल करना शुरू करता है, जो भी आपका डेटा है ना। तो इस तरीके से अगर 5 KB की टोटल फाइल है तो एक कंटेनर बना, है ना, या एक सेगमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सेगमेंट बनेंगे। अब नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो डेटा भेजना उसके आगे अपना हेडर लगाती है, हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो ये जो 5 KB की फाइल थी 5 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। इसके आगे इसने अपना हेडर लगाया, पहले सेगमेंट के आगे, फिर दूसरे सेगमेंट के आगे हेडर लगाया, फिर तीसरे सेगमेंट के आगे अपना हेडर लगाया। मतलब सारे सेगमेंट्स के आगे ये हेडर जो है वो ऐड होगा। हम्म तो एक फाइल जो थी वो 5 टुकड़ों में डिवाइड हो गई। अब ये पांचों टुकड़े अलग अलग भेजे जाएंगे वन बाय वन। जब ये डेटा डेस्टिनेशन मशीन पे पहुंचेगा आपकी, तो डेस्टिनेशन मशीन को क्या होगा, ये 5 टुकड़े, मतलब डेस्टिनेशन मशीन की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे, इसको ये 5 टुकड़े मिलेंगे। अब इन पांचों को जोड़ के आपकी 5 KB की फाइल वापस बना देगी, जो फिर ऊपर ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर है? तो ये है सेगमेंटेशन, कि सोर्स डिवाइस जो है उस पे डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और डेस्टिनेशन मशीन पे सेगमेंट्स को वापस असेंबल करके हम अपना डेटा वापस क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें एक्चुअली लिमिट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। नीचे से ऊपर आने का मतलब ये है कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आपकी नेटवर्क लेयर है और इसके नीचे फिर आपकी डेटा लिंक लेयर है। लिमिट जो है वो डेटा लिंक लेयर पे होती है। डेटा लिंक लेयर पे लिमिट है कि डेटा लिंक लेयर को यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है नेटवर्क लेयर से, ठीक है, मतलब नेटवर्क लेयर पे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा उसको सेगमेंट कहते हैं, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा होता है उसको पैकेट कहते हैं, और डेटा लिंक लेयर पे जो होता है उसको फ्रेम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लिमिट है वो पैकेट पे होती है, कि पैकेट जो है इसको MTU भी कहते हैं, MTU इज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, और ये ज्यादातर 1500 बाइट्स का होता है। 1500 बाइट का मतलब हो गया 1.5 KB, लगभग लगभग। अगर हम 1000 बाइट का 1 KB मानते हैं तो 1500 बाइट पे 1.5 KB हुआ। तो लिमिट यहाँ पे है कि जो पैकेट है वो 1500 बाइट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पैकेट में भी क्या है, पैकेट में दो चीजें होती हैं। पैकेट में होगा डेटा, और डेटा के आगे नेटवर्क लेयर का हेडर। मतलब ये हेडर और डेटा मिला के 1500 बाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये डेटा आ कहां से रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर से।
हर लेयर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करती है। नेटवर्क लेयर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी, तो जो इन्फॉर्मेशन वो ऐड कर रहे हैं उसी को हम कह रहे हैं कि हेडर ऐड हो रहा है। जैसे जो लेयर सेंड करेगी या रिसीव करेगी तो उसका हेडर अलग रहेगा, हर लेयर का हेडर अलग होता है। जैसे आप कोई चिट्ठी अगर भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, तो चिट्ठी आपने जो लिखी वो डेटा है, चिट्ठी आपने एनवेलप में डाली, उस चिट्ठी को भेजने के लिए एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, तो जो एड्रेस लिख रहे हैं वो आपका हेडर है, ठीक है। अब एड्रेस में भी कई तरह के एड्रेस होते हैं, है ना। जैसे आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ऐड करती है, जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड करती है, आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करती है। तो हर लेयर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर रही है आपके डेटा में। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी सेगमेंटेशन की कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इस पे डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और डेस्टिनेशन मशीन पे सेगमेंट्स को असेंबल करके हम वापस फ्रेम बना लेते हैं। ठीक, तो ये था पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन फिर इसमें आपका जो है ठीक है, तो ये हुआ पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन है फिर इसका कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो दो तरह की डेटा डिलीवरी करती है, एक रिलायबल और दूसरी अनरिलायबल। रिलायबल में मैंने आपको बताया था कि डेटा भेजते हैं उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो रिट्रांसमिशन करते हैं, और अनरिलायबल में एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, और चीजें हैं रिलायबल में, मतलब और भी चीजें हैं। तो रिलायबल वाला फिर हम पार्ट देखते हैं कि रिलायबल डेटा डिलीवरी में क्या क्या चीजें होती हैं। रिलायबल डिलीवरी इज ऑल्सो नोन एज गारंटीड डिलीवरी और कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी। जो रिलायबल डिलीवरी है उसको हम गारंटीड डिलीवरी भी कहते हैं या कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी भी कहते हैं। गारंटीड डिलीवरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। मॉनिटर कैसे कर रहे हैं? एक्नॉलेजमेंट से, कि जो हम डेटा भेज रहे हैं हम देख रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि नहीं तो अगर मिल गया तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, अगर नहीं डिलीवर हुआ, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो हम डेटा रीट्रांसमिट करेंगे जब तक डिलीवर नहीं हो जाता। तो गारंटीड डिलीवरी को इसीलिए कहते हैं कि मॉनिटर कर रहे हैं, डेटा जब तक डिलीवर नहीं होगा हम भेजेंगे, और एक्नॉलेजमेंट से हम पता कर रहे हैं कि डेटा डिलीवर हो रहा है कि नहीं। सेकंड, इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी भी कहते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अगर दो मशीनें आपस में ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिलायबल तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, तो उसके लिए डेटा, जैसे डेटा भेजने का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 KB की एक फाइल है जो हम भेजना चाहते हैं, तो भेजने का मतलब है 5 KB की फाइल पे ट्रांसपोर्ट हेडर लगाया और भेज दी, डेटा भेज दिया सीधे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता रिलायबल डिलीवरी में। इसमें डेटा भेजने से पहले डेस्टिनेशन के साथ में एक कनेक्शन सेटअप किया जाता है। कनेक्शन सेटअप करने में होता है कि जो रिक्वेस्टिंग मशीन है या जो इनिशिएटर है कम्युनिकेशन का, वो एक मैसेज भेजता है डेस्टिनेशन को कि मैं तुम्हारे साथ एक रिलायबल कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। उसके जवाब में डेस्टिनेशन मशीन एक मैसेज भेजती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ एक रिलायबल कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। फिर सोर्स एक मैसेज भेजता है एक्नॉलेजमेंट कि ठीक है हमारे बीच में कनेक्शन सेटअप हो गया। इसके बाद डेटा ट्रांसफर होता है। बात समझ रहे हैं? मतलब दोनों मशीनें पहले आपस में कनेक्शन सेटअप करती है, वर्चुअल कनेक्शन या वर्चुअल सर्किट, क्योंकि फिजिकली तो कनेक्टेड है ही। जैसे मैंने आपको बताया था आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है और उधर गूगल इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम दोनों हैं इंटरनेट पे ही, लेकिन एक दूसरे से हमारा भी कोई सेशन, कोई कनेक्शन नहीं बना है। अब अगर मैं गूगल एक्सेस करना चाहता हूं तो मेरी मशीन गूगल को रिक्वेस्ट भेजेगी कि अपना HTTP पेज भेजो मुझे, होम पेज। लेकिन इससे पहले कि मेरी मशीन रिक्वेस्ट भेजे, वो पहले गूगल के साथ एक कनेक्शन सेटअप करेगी। ठीक है, कनेक्शन सेटअप करने के लिए 3-वे हैंडशेक होता है इसमें। ठीक है, नीचे है इसमें 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक का मतलब है कि ये मशीन 3 मैसेजेस एक्सचेंज करती हैं आपस में, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो रिलायबल डिलीवरी में जब तक ये 3-वे हैंडशेक नहीं हो जाता तब तक कोई डेटा भेजा नहीं जाता, इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं कि पहले इसमें कनेक्शन सेटअप होगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाया है ना, हेलो हाई कर लिया, उसके बाद फिर आपको जो बात करनी है वो की। तो वैसे यहाँ पे कि दो मशीन अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं तो पहले वो 3-वे हैंडशेक करती हैं, एक दूसरे से कनेक्शन सेटअप करती हैं, फिर डेटा एक्सचेंज होता है। राइट, डेस्टिनेशन डिवाइस सेंड्स एक्नॉलेजमेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ डेटा। जो आपकी डेस्टिनेशन मशीन है
जब वो डेटा रिसीव कर लेती है, तो जो डेस्टिनेशन डिवाइस है ये जब डेटा रिसीव करता है तो ये सोर्स डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट भेजता है जब उसको डेटा मिलता है, ठीक है। इफ द सोर्स डिवाइस डज नॉट रिसीव एक्नॉलेजमेंट इट रीट्रांसमिट्स डेटा। अगर सोर्स डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो डेटा जो है उसको रीट्रांसमिट करेगा। मतलब सोर्स डिवाइस क्या करता है, वो डेटा भेजने के बाद कुछ टाइम वेट करता है कि एक्नॉलेजमेंट आ जाए, ठीक है। मतलब उतने टाइम पीरियड में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो डेटा रीट्रांसमिट करेगा उसको। Each segment is assigned a unique sequence number and also each acknowledgement has a acknowledgement number. अब इसमें क्या है, रिलायबल डिलीवरी जो है इसमें एक्नॉलेजमेंट तो यूज हो ही रहा है, साथ ही साथ इसमें सीक्वेंस नंबर्स भी यूज होते हैं। सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि जो भी सेगमेंट भेजा जाता है उस पर सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि अगर एक बड़ी फाइल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के भेज दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी 5 KB की फाइल थी और उसमें 5 टुकड़े बने, तो अब इसमें क्या है कि ये 5 टुकड़े आपने इधर से भेज दिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम सीक्वेंस नंबर ना लगाएं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, देन ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है, ये तो वैसे लिख रहे हैं। लेकिन सपोज करें कि ये जो हमने भेजे इस पे ये सीक्वेंस नंबर लगा के नहीं भेजे, तो ये जो सेगमेंट्स हैं, मतलब हालांकि ये ट्रांसमिट तो इसी ऑर्डर में किए जाएंगे कि पहले ये इसको ट्रांसमिट करेगा, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, लेकिन डेस्टिनेशन पे ये इसी ऑर्डर में पहुंचेंगे ये जरूरी नहीं है। डेस्टिनेशन मशीन पे ये जो सेगमेंट्स हैं ये आगे पीछे पहुंच सकते हैं कि 4 नंबर वाला पहले पहुंच गया, 3 नंबर वाला बाद में आया, बात समझ रहे हैं। तो डेस्टिनेशन डिवाइस को अगर सीक्वेंस नंबर नहीं पता होगा तो उनको रीअसेंबल कैसे करेगा, बात समझ में आ रही है ना, कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा अगर उसको नहीं पता है तो उनको जुड़ेगा कैसे वापस। तो इसलिए यहाँ पे जब हम रिलायबल डिलीवरी कराते हैं तो इसमें सीक्वेंस नंबर लग के जाते हैं कि जो सेगमेंट हम भेज रहे हैं उसका सीक्वेंस नंबर क्या है। तो जो डेस्टिनेशन मशीन है वो सीक्वेंस नंबर से उनको, मतलब अगर आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो रही है, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर में अगर डिलीवरी नहीं हुई 1 2 3 4 5 आगे पीछे डिलीवरी हो रही है, तो उनको वापस ऑर्डर में करके असेंबल कर लेगी, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर भी यूज होता है रिलायबल डिलीवरी में। देन जैसे आपका सेगमेंट पे सीक्वेंस नंबर लग रहा है वैसे ही हर एक्नॉलेजमेंट का अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें देखिए ऐसा है हालांकि आगे होपफुली देखेंगे हम लोग और, कि सपोज एक मशीन हमारी ये है, एक मशीन हमारी ये है। अब ये मशीन यहाँ से सपोज करिए 1 2 3 4 5 सेगमेंट है इसके पास भेजने के लिए। हम सिर्फ 5 मान रहे हैं, ऐसे 5000 या 5 लाख सेगमेंट हो सकते हैं जो भेजे जाने हो। जैसे 5 KB की फाइल में कितने बन रहे हैं, 5 MB की फाइल में कितने बनेंगे, 5000, और 50 MB की फाइल में कितने बनेंगे, 50,000 सेगमेंट्स, राइट। अब सेगमेंट्स में कैसा है, जैसे इसका सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे है। इस मशीन ने यहां से सेगमेंट भेजा, राइट। अब ये मशीन क्या करेगी, इंतजार करेगी किस बात का, कि उधर से एक्नॉलेजमेंट आए, ठीक है। अब इधर से एक्नॉलेजमेंट क्या आएगा आपके हिसाब से, मतलब जब ये सेगमेंट भेजा गया तो इसमें सीक्वेंस नंबर 1 लग के गया। इधर से जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो एक्नॉलेजमेंट में भी नंबर होता है। एक्नॉलेजमेंट का नंबर बताता है कि ये कौन से सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला सेगमेंट भेजा गया जिसका सीक्वेंस नंबर 1 था ये इसका एक्नॉलेजमेंट है। फिर इसने यहाँ से दूसरा सेगमेंट ट्रांसमिट किया जिसमें उसने सीक्वेंस नंबर जो लगाया 2। अब इसका एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ से, दैट विल बी एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, राइट। तो इसमें क्या, ये कम्युनिकेशन पहली चीज तो बहुत स्लो हो जाएगा कि हम एक सेगमेंट भेजें, 1 KB डेटा, फिर इंतजार करें कि एक्नॉलेजमेंट आए, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम इसमें आएगी कि जितने सेगमेंट होंगे उतने एक्नॉलेजमेंट भेजने पड़ेंगे उसको। तो अगर हम 50,000 सेगमेंट भेज रहे हैं तो उधर से 50,000 एक्नॉलेजमेंट्स आएंगे, तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है जो भेजा जाने लगेगा एक्नॉलेजमेंट्स की वजह से। तो इसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम हर इंडिविजुअल सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते। मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है कि हमारी जो मशीन है, अब इसमें एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं विंडो साइज। मैंने आपको फ्लो कंट्रोल में बताया था कि दो मशीनें जो है अगर उनका ट्रांसमिशन स्पीड अलग अलग है तो वो आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं कि हमारी स्पीड कितनी है और जो डेटा जितना रिसीव कर सकते हैं उतना ही भेजते हैं। तो इसमें जो विंडो साइज होती है वो स्पीड बताती है
जैसे पहली मशीन ने कहा कि भाई मेरा विंडो साइज जो है वो 5 सेगमेंट्स पर सेकंड का है, ये बहुत कम लिख रहा हूं मैं, है ना, ज्यादा होगा, 5,000, 50,000 या 5 लाख सेगमेंट पर सेकंड, इस तरीके से होगा ये। विंडो साइज का मतलब है कि ये मशीन कह रही है कि मैं 5 सेगमेंट एक बार में भेज सकती हूँ या रिसीव कर सकती हूँ, है ना। और अगर आप एक सेगमेंट 1 KB का माने तो लगभग 5 KB, 5 KB पर सेकंड की मेरी स्पीड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मशीन क्या करती है, इसका जो विंडो साइज है, जैसे इसके पास सपोज करिए 5 नहीं 10 सेगमेंट्स हैं जो ये भेजना चाहती है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसने यहां से क्या किया, ये जो 5 सेगमेंट्स हैं, क्या कर रहे हो, हाँ? ये जो 5 सेगमेंट्स हैं ये इसने यहां से एक साथ भेज दिए, बाद में आना भी जाओ, 5 सेगमेंट इसने यहां से भेज दिए एक साथ बिना एक्नॉलेजमेंट का वेट किए, क्योंकि इसका विंडो साइज 5 का था, ये 5 सेगमेंट एक बार में भेज सकता था। अब उधर से जो एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हर सेगमेंट के लिए एक सेपरेट एक्नॉलेजमेंट आए, तो उधर से वो क्या करेगा, 5 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आएंगे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ इस तरीके से होता है कि जब ये 5 उधर चले गए और पांचों उसको मिल गए, तो ये इधर से जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा इसका नंबर होगा 6। अब ये 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, 6 इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज रहा हूं इससे पहले वाले सेगमेंट्स मुझे मिल गए, 6 से पहले वाले, अब तो मुझे सेगमेंट नंबर 6 से आगे भेजो, बात समझ रहे हैं। तो फिर इसने क्या किया, ये नेक्स्ट जो 5 सेगमेंट से भेज दिए इधर, अब फिर ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर इधर से आएगा दैट विल बी 11, ऐसे। तो एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट से हम एक पूरी विंडो जो है उसको एक्नॉलेज कर देते हैं कि ये पूरे 5 मिल गए। अब इसमें भी दिक्कत हो सकती है ना, लेकिन वो दिक्कत हम आगे डिस्कस कर लेंगे। दिक्कत ये हो सकती है कि भाई हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे थे कि इसने 5 भेजे टोटल, तो उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 भेज दिया। अब इस 5 में से सपोज करिए कि उसको 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर नहीं मिला, फिर 4 और 5 मिल गए, तो क्या होगा, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा, नहीं, एक्नॉलेजमेंट नंबर 6 क्या बता रहा था कि मुझे 6 से पहले वाले सब मिल चुके हैं। अब अगर उसको 3 वाला नहीं मिला तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या भेजेगा, अगर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां से 3 भेज देता है तो इसका मतलब है 3 से पहले वाले मिले हैं, तो वो फिर क्या करेगा, 3, 4, 5 दोबारा भेजेगा, मतलब 4 और 5 जो मिल चुके थे वो भी भेज देगा। बात समझ पा रहे हो ना, राइट। तो इसमें जनरली होता है ये कि अगर एक विंडो में से कोई भी मिस होता है, मतलब ये विंडो कितने की है, 5 की, इनमें से कोई एक मिस हुआ या एक से ज्यादा मिस हुए, तो जो सोर्स है वो पूरी विंडो रिट्रांसमिट करता है। कोई एक भी मिस हो गया तो वो पांचों दोबारा भेजेगा, ठीक है, विंडो रिट्रांसमिट होती है। तो इसमें जो बात हम समझना चाह रहे थे वो ये कि जैसे हर सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होता है, वैसे ही जो एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है उसका अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, और एक्नॉलेजमेंट में जो नंबर होता है वो क्या होता है कि जो लास्ट रिसीव्ड सेगमेंट मिला है उसको एक बढ़ा के लिखते हैं। जैसे हमें जो लास्ट सेगमेंट मिला अगर उसका नंबर 5 था तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 6। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट फिर इसमें आपका बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा 3-वे हैंडशेक इज परफॉर्म बिटवीन द डिवाइसेस टू एस्टैब्लिश ए लॉजिकल कनेक्शन या लॉजिकल सर्किट। में वही बात है जो आपको ऊपर कही कि इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, क्योंकि दो डिवाइसेस जो आपस में डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं इससे पहले कि वो एक दूसरे को डेटा भेजें, वो पहले एक लॉजिकल कनेक्शन या लॉजिकल सर्किट क्रिएट करते हैं, कनेक्शन सेटअप करते हैं, फिर डेटा भेजते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। जी भाई, दो मशीन्स हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती हैं। अब इसके पास कुछ डेटा है जो ये भेजना चाहता है, उधर वाली मशीन भी हो सकता है कुछ डेटा भेजना चाहे, लेकिन जनरली होता है कि कनेक्शन जब बनता है तो कोई एक मशीन है जो कनेक्शन स्टार्ट करती है या इनिशिएट करती है। जैसे अगर आपको गूगल को एक्सेस करना है तो गूगल आपको नहीं कांटेक्ट करता है, आप गूगल को कांटेक्ट करते हैं। आप किसी से बात करना चाहें तो जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आपको थोड़ी फोन करेगा, आप उसको करेंगे ना, है ना। तो इस केस में इनिशिएटर कौन हुआ, हम। तो हम डेटा भेजना चाह रहे हैं उधर, या वहां से डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं,
तो इससे पहले कि हम ये डेटा ट्रांसमिट करें, यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होगा। मतलब ये मशीन इसको एक मैसेज भेजेगी, इस मैसेज को हम कहते हैं सिन। इसके जवाब में उधर वाली जो मैसेज है वो एक मैसेज भेजती है जिसको हम कहते हैं एक्स सिन। फिर इसके जवाब में हमारी एक मैसेज भेजती है मशीन जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। और इसके बाद फिर इन दोनों मशीन्स के बीच में डेटा ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। मतलब डेटा भेजा जाए उससे पहले ये 3 मैसेजेस हैं जो दोनों मशीन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो जो मशीन कनेक्शन शुरू कर रही है, इनिशिएट कर रही है, वो सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज भेजती है। उसके जवाब में जो डेस्टिनेशन है वो एक्स सिन भेज रहा है। मैसेज में समझा रहा हूं आपको। एक्स सिन का मतलब जो पहला मैसेज है सिन वाला, उसमें सोर्स मशीन कह रही है डेस्टिनेशन से कि मैं तुम्हारे साथ एक रिलायबल कनेक्शन बनाना चाहता हूं, तुम मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ। मतलब मेरी ये सो एंड सो सेटिंग्स हैं, ठीक है, तुम मेरी सेटिंग्स के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाओ। इसके जवाब में डेस्टिनेशन मशीन जो है वो उसको एक्स सिन भेज रही है। मतलब 2 मैसेजेस, मैसेज एक ही है, उसमें 2 इंफॉर्मेशन है। एक मतलब एक्नॉलेजमेंट कि मुझे तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन वाला मैसेज मिल गया, ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। और प्लस मैं भी तुम्हारे साथ रिलायबल कनेक्शन बनाने को तैयार हूं, ये मेरी सेटिंग्स हैं, तुम भी मेरे साथ सिंक्रोनाइज हो जाओ। राइट। इसके जवाब में फिर सोर्स मशीन उसको तीसरा मैसेज भेजती है एक्नॉलेजमेंट कि मुझे तुम्हारा एक्स सिन वाला मैसेज मिल गया, अब हमारे बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन था वो कंप्लीट हो गया, ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया, अब हम एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। तो उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। राइट। तो ये 3 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम 3 वे हैंडशेक कहते हैं। इधर भी बना होगा शायद। ठीक है, 3 वे हैंडशेक। तो पहली मशीन सिन भेज रही है, दूसरी मशीन एक्स सिन भेज रही है, फिर तीसरी मशीन एक्स भेज रही है। सिंक्रोनाइजेशन के मैसेज में मशीन अपनी सेटिंग भेज रही है उधर, एक्स सिन में इधर वाली मशीन अपनी सेटिंग भेज रही है ना। और एक के बाद फिर यहाँ पे नीचे डेटा ट्रांसफर जो है वो हो सकता है। क्लियर है बात? अब इसमें ये तो एक जनरल टर्म है कि दोनों मशीन जो है वो एक दूसरे से अपनी सेटिंग्स शेयर कर रही हैं। अब इसमें समझना है कि कौन सी सेटिंग शेयर कर रही हैं। ऐसा क्या है जो सिंक्रोनाइज कर रही हैं, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है? ओके, इसमें दोनों मशीनें जो हैं वो एक दूसरे से अपना सीक्वेंस नंबर, स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर और विंडो साइज, ये 2 चीजें सिंक्रोनाइज करती हैं। जैसे मैंने कहा कि दोनों मशीनों की स्पीड अगर अलग अलग हो तो डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये जो 3 वे हैंडशेक होता है, इसी में दोनों मशीन एक दूसरे को अपना अपना विंडो साइज बता देती है। जैसे पहली मशीन ने कहा कि भाई मैं 200 सेगमेंट पर सेकंड सेंड रिसीव कर सकता हूँ, या 100 सेगमेंट पर सेकंड रिसीव कर सकता हूँ, है ना। ये जो विंडो साइज लिखा हमने यहाँ पे, इसने अपनी स्पीड बता दी। दूसरी मशीन ने बताया कि भाई मैं 200 सेगमेंट पर सेकंड सेंड रिसीव कर सकता हूँ, तो दोनों को एक दूसरे की स्पीड पता चल जाएगी। प्लस सीक्वेंस नंबर यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। सीक्वेंस नंबर की क्या जरूरत है, इसको थोड़ा सा समझ लो। सीक्वेंस नंबर में देखो यहाँ पे ये है कि आपकी जो मशीन है, जैसे मान लो कि ये हमारी क्लाइंट मशीन है, तो हम इधर सपोज करो कि एक याहू का सर्वर है जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक गूगल का सर्वर है जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मल्टीपल सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जब हम कम्युनिकेशन करें इसमें हम जो भी सेगमेंट भेजेंगे उसमें सीक्वेंस नंबर अलग के जाएगा। तो जो सीक्वेंस नंबर है वो हमेशा 1 से शुरू नहीं होता है, ये इसमें समझना है। सीक्वेंस नंबर हमेशा 1 से शुरू नहीं होता। जैसे हमारी मशीन सपोज करिए कि इधर याहू से कम्युनिकेशन कर रही थी, और हमारी मशीन याहू का जो सर्वर है इसको ये 4 सेगमेंट भेजना चाहती थी, 1 2 3 4। तो उसने पहले सेगमेंट पे मान लीजिए नंबर लगाया 2001, दूसरे पे लगाया 2002, देन 2003, देन 2004। क्लियर है बात? ये 4 सेगमेंट भेजे उधर। अब जब ये 4 भेजे गए, इसमें सपोज करिए कि ये जो पहले 2 सेगमेंट थे ये मिस हो गए, और याहू के सर्वर को सिर्फ ये वाले 2 सेगमेंट मिले, आखिरी वाले 2। तो क्या याहू के सर्वर को ये पता चलेगा कि उसको जो डेटा मिल रहा है वो मिसिंग है? थैंक यू।
याहू के सर्वर को क्या ये बात पता चलेगी? मैं अगर आपको एक चिट्ठी भेजता हूँ, ठीक है, चिट्ठी में मैं आपको जो पोस्ट कार्ड वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने एक कन्वर्सेशन जो है वो 10 पोस्ट कार्ड में लिखा, 10 पोस्ट कार्ड बनाए एक मैसेज को लिखने के लिए। उन पोस्ट कार्ड्स पे अब अगर सीक्वेंस नंबर में लगाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक, और आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अब आपको सपोज करिए कि उसमें 1 2 3 ये शुरू वाले 3 नहीं मिले, आपको जो मिले वो, या शुरू के 5 नहीं मिले, मान लीजिए 1 से लेके 5 तक, आपको 6 से लेके 10 तक वाले मिले, तो क्या आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने 10 भेजे थे और आपको 5 ही मिले? आप इसको अंदाजे से कैसे लगा रहे हो? आप इसमें अंदाजा ये लगा रहे हो कि सीक्वेंस नंबर 1 से शुरू होता है, तो अगर मुझे 6 से मिल रहा है तो इसका मतलब 1 से 5 वाले मिसिंग है। अब इसी में आपसे कहूं कि मैं जो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता हूं रैंडम भेजता हूं, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, आपको ये नहीं पता है कि मैं सीक्वेंस नंबर कहां से शुरू करूंगा। तो मैंने आपको जो कार्ड भेजे उसमें मैंने नंबर शुरू किया 6 से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 6 से लेके 15 तक। अब उसमें 6 से लेके 10 वाले मिस हो गए, आपको मिले 11 से 15, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैंने 10 भेजे थे और आपको 5 मिले? अगर आपको सीक्वेंस नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है कि कहां से शुरू होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा? बात समझ पा रहे हो मेरी या नहीं समझ पा रहे हो? है ना? तो वो 1 से नहीं शुरू करता है कि वो सीक्वेंस नंबर 1 से लगा के भेज रहा है, वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, और उसमें ये भी तय नहीं है कि वो जब सेगमेंट भेजेगा तो 5 ही भेजेगा या 5 भेजेगा। जैसे भाई उसकी लिमिट है कि वो 100 सेगमेंट पर सेकंड भेज सकता है, ठीक है। तो अगर तो 100 भेजता, हमें पता है कि वो 100 भेजेगा इकट्ठे, और 100 में से हमें 90 मिले, 10 कम है, तो हम समझ जाते कि 10 मिसिंग है। लेकिन सपोज उसके पास 100 सेगमेंट है ही नहीं, उसने आपको सिर्फ 50 ही भेजे, उसके पास 50 ही सेगमेंट थे, और वो जो 50 सेगमेंट थे उसका नंबर सपोज करिए उसने शुरू किया 51 से, तो उसने 51 से लेके 100 तक भेजे, लेकिन आपको 75 से लेके 100 तक मिले। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसने 50 भेजे थे और आपको 25 मिले? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें सीक्वेंस नंबर जो है वो नेगोशिएट करने पड़ते हैं कि मैं जो डेटा भेजूंगा उसका सीक्वेंस नंबर यहां से शुरू होगा, राइट? तब आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है अगर उसमें कोई सेगमेंट मिस हो गया तो कितने सेगमेंट मिस हुए या उन सेगमेंट्स का सीक्वेंस नंबर क्या था, ऐसे नहीं पता चलेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है या और एलोबोरेट करो इसको सीक्वेंस नंबर की? उस पर मैं जा रहा हूँ, प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन की नहीं। प्रॉब्लम समझ में आ गई? सॉल्यूशन इसका वही है, 3 वे हैंडशेक। 3 वे हैंडशेक में वो क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 3 वे हैंडशेक में 3 मैसेजेस ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये जो मैसेजेस हैं ये भी सेगमेंट्स ही हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी भेजेगी उसको हम सेगमेंट ही बोलेंगे। तो इसने ये जो मैसेज भेजा है यहाँ पे, ये वाला सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज, इस पे इसने लगाया कि ये जो मैसेज भेज रहा हूं इसका सीक्वेंस नंबर 2005 है, ठीक। अब इसने जब इधर से ये मैसेज भेजा एक्सिन वाला, तो इसमें एक तो एक्नॉलेजमेंट आना था, तो इसमें इसने डाला कि इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है, इसमें लिखा नहीं हमने, हाँ ये लिखा है, इसमें हमने यहाँ पे लिखा कि इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 2006 है, क्योंकि जो लास्ट मिला था मैसेज उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 2005, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, 2006, और प्लस ये जो मैसेज आ रहा है इसका अपना सीक्वेंस नंबर होगा, तो हमने जो सीक्वेंस नंबर लिया है वो 2005 से शुरू कर रहे हैं, वो कुछ भी ले सकता है। उसने सपोज कर रहा हूं 5010 से शुरू किया, बात समझ रहे हैं ना? हमारा सीक्वेंस नंबर जो हमने भेजा 2005 भेजा था, उसके मैसेज का सीक्वेंस नंबर 5010 है। अब इसका जब हमने जवाब भेजा, ये वाला एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज, तो इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया 5011, क्योंकि उसे जो मैसेज मिला था उसका सीक्वेंस नंबर 5010 था, और फिर हमने जो सेकंड मैसेज भेजा, हमारे पहले मैसेज का सीक्वेंस नंबर 2005 था, तो सेकंड मैसेज का सीक्वेंस नंबर 2006 हुआ। अब ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया। जब ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ तो इस टाइम पे क्या स्टेटस है, हमारी जो मशीन है इसको जो लास्ट मैसेज मिला है उधर से, उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 5010, तो हमें पता है कि अब उधर से जो नेक्स्ट मैसेज आएगा वो 5011 से शुरू होगा, और इधर वाली जो मशीन है इसको जो लास्ट मैसेज हमसे मिला उसका सीक्वेंस नंबर 2006 है, तो उसको ये पता है कि हम जो नेक्स्ट मैसेज भेजेंगे उसका सीक्वेंस नंबर 2007 से शुरू होगा। तो अब ये 3 वे
हैंडशेक होने के बाद यहां से सपोज करो कि अगर हम 3 सेगमेंट भेजें, 2006, 2007, सॉरी 2007, 6 तो भेज चुके हैं ना, 7, 8 और 2009, और इसमें ये पहला वाला मिस हो जाए और उसको ये दोनों मिले, तो क्या वो समझ पाएगा कि हमने 3 भेजे थे और वो पहला वाला मिस हो गया? समझ जाएगा, क्योंकि देखिएगा कि जो लास्ट मैसेज मिला था उसका नंबर 2006 था, अब 2008 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, इसका मतलब बीच में गायब है ना। और ऐसे इधर वाली जो मशीन है, अगर ये हमें डेटा भेजती है यहाँ से, मतलब इसके पास भी कुछ सेगमेंट से भेजने के लिए, अब इसने हमें यहाँ से भेजा सपोज करो 5011, 5012, 5013, और इसमें शुरू वाले 2 जो थे मिस हो गए, हमें ये मिला, तो क्या हमें पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है कि हमें उधर से जो लास्ट मैसेज मिला था उसमें नंबर ये था 5010, और अब हमें मिल रहा है 5013, इसका मतलब बीच में 2 गायब है ना। तो 3 वे हैंडशेक में ये 2 चीजें हैं जो नेगोशिएट हो रही हैं, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एक तो अपना स्टार्टिंग सीरियल नंबर पता चल जाता है, और दूसरा विंडो साइज की, दोनों की स्पीड क्या है, दोनों कितने सेगमेंट पर सेकंड सेंड रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? सर इनको दोबारा कैसे मिलेगा फिर ये ऊपर वाला 2007? वो एक्नॉलेजमेंट से मैनेज करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऐसा भेजेंगे कि वो उधर वाले रीट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी चलो देख ही लो। इसमें फिर एक्नॉलेजमेंट में एक्चुअली इशू ये है, मतलब इसमें एक चैलेंज है एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो किस तरीके से यूज किए जाए, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। देखो एक्नॉलेजमेंट्स में ये है कि अगर हम हर इंडिविजुअल सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट यूज करें, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक तो टाइम बहुत लगेगा, और दूसरा एक्नॉलेजमेंट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा कि भाई ये भेजा, इसका सीक्वेंस नंबर 1 था, फिर इसका जवाब आया एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, ये मिल गया, फिर हमने 2 सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा, तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि मुझे 2 नंबर वाला मिल गया। तो टाइम टेकिंग भी है और ट्रैफिक भी ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बल्कि पूरी विंडो, मतलब एक बंच में जो आए हैं उनको एक साथ एक्नॉलेज करते हैं। जैसे अब इसने यहां से क्या किया, 1 से लेके 5 तक, ये 5 एक साथ भेजे, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आया 6, है ना। फिर इसने यहाँ पे सपोज करिए कि 6 से लेके 10 तक भेजे, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहां से आया 11, ऐसे चलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो विंडो एक भेज रहे हैं, इसमें अगर बीच के सेगमेंट्स मिस हो गए तो कैसे होगा? जैसे सपोज करो कि ये जो हम भेज रहे हैं इसमें पहला वाला मिस हो गया, है ना, और 2, 3, 4, 5 उसको मिल गए, तब वहां से एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको क्या भेजना चाहिए? 2। अब मान लो इसने 2 भेजा यहां से, एक्नॉलेजमेंट नंबर 2, तो सोर्स डिवाइस क्या समझे 2 का मतलब? एक पहली वाली जो नहीं मिली फिर उसके बाद सोर्स डिवाइस ये, मतलब दोनों बातें, मैं दोनों एंगल आपको समझा रहा हूं। अगर सोर्स डिवाइस ये समझता है कि उसको 2 से पहले वाले जो हैं, इसमें 2 क्यों भेजेगा भाई? 2 का मतलब है 2 से पहले वाले उसको मिल चुके हैं, 1 भेजेगा, उसने 1 भेजा। अब अगर सोर्स डिवाइस ये समझता है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर सेगमेंट उसको नहीं मिला है, तो ये वाला भेज देगा उसको, और बाकी नहीं भेजेगा, 2, 3, 4, 5, फिर अगली विंडो ट्रांसमिट करेगा। यही होगा ना, बात समझ रहे हैं? मतलब अगर सोर्स को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है और उसको ये समझता है कि ये पर्टिकुलर वाला नहीं मिला, एक सिंगल नहीं मिला, तो सिंगल वाले को भेज देगा। अब अगर हम यही अजम्पशन लेके चलें और इसमें एक दूसरा एग्जांपल समझें कि इसमें यहां पे अगेन इसने 1, 2, 3, 4, 5 भेजे, इस 5 में से सपोज करिए कि सिर्फ ये आखिरी वाला डिलीवर हुआ, और बाकी आपके 1, 2, 3, 4 ये चारों मिस हो गए, तब क्या होगा? क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर जाएगा? 1। 5 क्यों जाए? तुम उल्टा समझ रहे हो मेरे भाई। 5 का मतलब क्या है कि 5 से पहले वाले सब मिल चुके हैं, ठीक है। इसमें इवन एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भी नहीं जाएगा। 1 का मतलब है 1, हाँ ठीक है, 1 का मतलब 1 से पहले वाले मिल चुके हैं। तो अब अगर इसने यहां से 1 भेजा, तो आपने पहले एग्जांपल में क्या माना
कि वही समझता है कि ये पर्टिकुलर नहीं मिला है, तो ये क्या करेगा, यहां से 1 वाला भेज देगा। अब उसको 2 भी नहीं मिला है, अब वो क्या करेगा, 2, फिर ये 2 भेजोगे आप, फिर 3, ये तो बात फिर वहीं पहुंच गई, एक एक करके। अभी तो आप 5 ही मान रहे हो, अगर यहाँ पे टोटल 5000 सेगमेंट होते और उन 5000 सेगमेंट्स में से, मतलब नॉर्मली क्या होता, 5000 भेजते, अगर पूरे 5000 मिल जाते तो एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट आता, लेकिन उन 5000 में से सपोज करो कि 2500 मिले और 2500 नहीं मिले, तो क्या करेगा, अब एक एक एक्नॉलेजमेंट चालू हो जाएगा ना, कि उसने एक भेजा, उसने समझा ये वाला नहीं मिला है, रिट्रांसमिट कर दिया, फिर उसने दूसरा भेजा, तो ये तो बात फिर वहीं पहुंच गई कि एक एक इंडिविजुअल सेगमेंट भेजा जाए और सबका एक एक एक्नॉलेजमेंट आता जाए। बात समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम, मतलब दोनों तरीके से वो बात नहीं बनेगी। तो इसमें होता क्या है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक विंडो जो है आपने भेजी और उसमें 1 2 3 या जितने भी सेगमेंट मिस हुए, तो पूरी विंडो रिट्रांसमिट होती है, उसमें से इंडिविजुअल सेगमेंट्स नहीं भेजे जाते, ठीक है। तो इसमें विंडो साइज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। विंडो साइज जो है ये रीनेगोशिएट होता रहता है, मतलब जो डिवाइस है वो एक तो जब कनेक्शन सेटअप कर रहा है 3 वे हैंडशेक, उस टाइम पे विंडो साइज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तब भी ये विंडो साइज चेंज की जा सकती है। ऐसा क्यों होगा, ये बदलता रहता है। अब इसमें 2 पर्पस हैं इसके, देखो पहला पर्पस ये है इसमें कि सपोज हमारी जो मशीन है उस पे हमें जो इंटरनेट की स्पीड मिल रही है वो सपोज करो कि 2 Mbps की है, मतलब हम 2 MB डेटा पर सेकंड भेज सकते हैं। 2 MB का मतलब हो गया 2000 KB, 2000 KB डेटा पर सेकंड। 2000 KB को मान लेते हैं 2000 सेगमेंट पर सेकंड। 1 KB का अगर एक सेगमेंट है तो 2 MB में 2000 KB हुआ, 2000 KB मतलब 2000 सेगमेंट पर सेकंड की स्पीड हुई ना। तो हमने जब डेस्टिनेशन, जैसे हम सपोज गूगल एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारी मशीन पे दूसरा कोई कनेक्शन बना ही नहीं था, तो गूगल से हमने कहा कि भाई हमारी स्पीड 2000 सेगमेंट पर सेकंड की है, क्लियर इतनी बात, और हम गूगल से डेटा ट्रांसफर करने लगे। अब हमने दूसरी टैब ओपन की और याहू से कनेक्शन बना रहे हैं, तो याहू के पास स्पीड कहाँ है, अब हम पूरी जो अपनी स्पीड थी वो तो गूगल वाले कनेक्शन पे यूज कर रहे हैं, तो याहू से कनेक्शन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, गूगल वाली से स्पीड कम करेंगे, उसको आप बोलेंगे कि भाई तुम इधर जो है 1000 KB यूज सेगमेंट पर सेकंड की स्पीड यूज करते हैं, बाकी 1000 सेगमेंट जो है हम याहू वाले कनेक्शन पे यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है कि आप मल्टीपल कनेक्शन बनाते जाएंगे तो हर कनेक्शन पे आपका विंडो साइज डिवाइड होता जाएगा। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो कि सपोज अगर आपने एक फाइल डाउनलोड पे लगाई, ठीक है, एक सिंगल फाइल अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो पूरी स्पीड उसी फाइल को मिल जाती है डाउनलोड पे, ठीक है। तो एक फाइल डाउनलोड हो रही थी, उसमें आपको 2 Mbps की स्पीड दिख रही थी कि इसी स्पीड से डाउनलोड हो रही है। अब सेम टाइम पे आप एक और फाइल डाउनलोड पे लगा दी, तो क्या होता है, ऊपर वाले की स्पीड घटने लगती है और दूसरे वाली पे स्पीड मिलने लगती है। मतलब अगर उसको पूरा 2 Mbps मिल रहा था तो धीरे धीरे वो घटता जाता है और लगभग लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं स्पीड डाउनलोड में। तो उसमें होता क्या है कि जब एक सिंगल डाउनलोड हो रहा था तो वो पूरा विंडो साइज अकेले यूज कर रहा था, जब आपने दूसरा डाउनलोड उसमें लगाया तो विंडो साइज उसने रीनेगोशिएट किया, पहले वाले कनेक्शन पे विंडो साइज छोटा किया और जो विंडो साइज बचा वो दूसरे कनेक्शन पे यूज करने लगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि विंडो साइज एक बार नेगोशिएट हो गया 3 वे हैंडशेक में तो फिर वही फिक्स रहेगा। जब तक आपका कनेक्शन चल रहा है उस पूरी ड्यूरेशन में विंडो साइज रीनेगोशिएट हो सकता है, ठीक है। एक बात यह है। दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि विंडो का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कह रहे हैं कि इसमें अगर पूरी विंडो में से कोई एक सेगमेंट भी मिस हुआ तो पूरी विंडो रिट्रांसमिट होगी। तो विंडो साइज अगर बहुत बड़ा है, जैसे आपका विंडो साइज मान लीजिए 5000 सेगमेंट पर सेकंड का, इस 5000 में से अगर कोई एक सेगमेंट भी मिस हो गया तो क्या होगा, बाकी 499 जो आपके हैं 49,999 ये पूरे सेगमेंट रीट्रांसमिट करने पड़ जाएंगे। और विंडो साइज अगर बहुत छोटा है तो भी नुकसान है। अगर विंडो साइज हमने 1 रखा है तो एक बार में एक सेगमेंट भेजेंगे एक्नॉलेजमेंट, फिर एक सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट, तो बहुत छोटा भी नुकसानदायक है। तो साइज कैसा होना चाहिए, बीच का, नहीं। ये 5000 तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब विंडो साइज बहुत बड़ा भी ठीक नहीं है, बहुत छोटा भी ठीक नहीं है, तो क्या मीडियम ठीक है। विंडो साइज जो है वो
आपकी नेटवर्क की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब आपका पीसी जो है वो ये देखता है कि भाई मैंने विंडो साइज शुरू में 5000 रखा, जो मैक्सिमम पॉसिबल था। अब मैं इस पे भेज रहा हूं तो वो देख रहा है कि रिपीटेडली डेटा लॉस हो रहा है। मैं जब भी 5000 भेजता हूँ, एक आध दो कोई मिस हो ही जाता है, ठीक है, तो मुझे पूरी विंडो रिट्रांसमिट करनी पड़ जाती है हर बार। तो वो क्या करेगा, अपना विंडो साइज घटाना शुरू करेगा कि भाई 5000 यूज कर रहा था, अब मैं इसको घटा के 2000 कर लेता हूँ। तो 2000 में भी देख रहा है कि भाई इसमें भी दिक्कत आ रही है, भाई और कम कर लेगा, मतलब घटाता जाएगा। ठीक है, अब जहां पे उसको सुटेबल साइज मिल गया कि भाई मैं 20-20 करके बेचता हूं तो इसमें नहीं आ रहा, तो यूज करेगा। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाने लगेगा कि 20 पे नहीं हो रहा है, अब 40 पे ट्राई करके देखता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो नेटवर्क की क्वालिटी अगर खराब है तो पीसी अपना विंडो साइज अपने आप घटाता जाता है। मतलब अगर बार बार रीट्रांसमिशन हो रहा है तो विंडो साइज वो घटाता जाएगा, और रीट्रांसमिशन की अगर जरूरत नहीं पड़ रही तो विंडो साइज वो अपना बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और विंडो साइज की बात। सेकेंड फिर इसमें आपका अनरिलायबल डिलीवरी है। रिलायबल डिलीवरी में आप एक पॉइंट और ऊपर हमने लिखा नहीं है। रिलायबल डिलीवरी जो है उसके लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। मैंने कल आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल हैं, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी है। अगर आप रिलायबल तरीके से डेटा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, और अगर अनरिलायबल तरीके से डेटा भेजना है तो उसके लिए यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, HTTP, FTP, SSH, टेलनेट, है ना, SMTP, POP3, IMAP, DNS, DHCP, बहुत है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही हैं, टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, यूडीपी इज फॉर अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। अब अनरिलायबल डिलीवरी में क्या है, अनरिलायबल डिलीवरी को हम बेस्ट एफर्ट डिलीवरी या कनेक्शन लेस डिलीवरी भी कहते हैं। बेस्ट एफर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। जैसे, और दूसरी बात इसमें यह भी है कि अनरिलायबल का मतलब ये नहीं कि अगर हम इस मेथड से डेटा भेजेंगे तो मिलेगा नहीं, या इसमें डेटा लॉस ही होगा। मतलब इसके नाम पे मत जाइए कि अनरिलायबल है। ये कुछ ऐसा है कि भाई मार्केट में आप जाएं, सैमसंग का एक स्मार्टफोन खरीदें तो आपको 1 साल की गारंटी वारंटी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो गारंटी है वहां। अब मार्केट में आप जाएंगे एक चाइना का फोन ले लें, चाइनीज, ठीक है, हालांकि वो भी देते हैं आजकल, पहले नहीं था। चाइनीज फोन में क्या कहते हैं, भाई चलता है, अब ले जाइए, दिक्कत आती नहीं है, लेकिन गारंटी कोई नहीं। आप यहाँ चला के देख लीजिए तो ले जाइए, गारंटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि चाइनीज फोन खरीदेंगे तो चलेगा ही नहीं। बेच रहे हैं आप, खरीद रहे हैं आप, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि अगर दिक्कत आएगी तो रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो वहां पे गारंटी डिलीवरी क्यों है कि डेटा अगर डिलीवर नहीं हुआ तो रिट्रांसमिट करेंगे। यहाँ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे हम डेटा भेज देंगे बेस्ट एफर्ट लगा के कि भेज दिया भाई हमने, लेकिन वो मिल ही जाएगा वहां पे, इसकी हम गारंटी नहीं लेते कि अगर नहीं मिला तो हम रिट्रांसमिट करेंगे, ये यहाँ पे नहीं है। इसलिए इसको बेस्ट एफर्ट डिलीवरी करते हैं, कहते हैं, है ना, कि डेटा हमने भेज दिया लेकिन कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि हम उसको रिट्रांसमिट करेंगे। कनेक्शन लेस डिलीवरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 वे हैंडशेक नहीं होता। इसमें मशीन को अगर डेटा भेजना है तो वो डेटा सीधे भेज देती है, कोई कनेक्शन सेटअप नहीं होता, है ना, मतलब सीधे सेगमेंट ट्रांसमिट, कोई सीक्वेंस नंबर का एक्सचेंज नहीं है, कोई विंडो साइज का एक्सचेंज नहीं है, सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसमें लिखा ही हुआ है नो 3 वे हैंडशेक इज परफॉर्म, 3 वे हैंडशेक नहीं होता अनरिलायबल में। सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट्स आर नॉट यूज्ड, ना इसमें सीक्वेंस नंबर लगा के भेजे जाते हैं, ना ही इसमें एक्नॉलेजमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस नंबर लगा के नहीं भेज रहे हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुई तो रीऑर्डर नहीं कर पाएगा। इसलिए यूडीपी ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं जहां पे नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ सेगमेंट्स कम होते हैं, कम, कि इतना छोटा मैसेज है कि वो एक ही सेगमेंट में चला गया, उसके लिए मल्टीपल टुकड़े बनाने ही नहीं पड़ते। कि एक टुकड़ा सिंगल भेजेंगे तो उसको वापस असेंबल करने की जरूरत ही नहीं है, रीअसेंबल करने की जरूरत तब है ना जब मल्टीपल होंगे, है ना। आगे एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं है, मतलब दो डिवाइस अगर उनकी स्पीड अलग अलग है ना, तो वो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल किससे होता है, विंडो साइज से, और विंडो साइज इसमें मशीन आपस में एक्सचेंज करती नहीं एक दूसरे से, तो इसलिए इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं मिलता। लेकिन अगेन इसमें क्या है, इसमें आप मैसेज भेज ही रहे हैं बहुत छोटा, एक सिंगल सेगमेंट आप उसको एक बार में भेज रहे हैं, तो फ्लो कंट्रोल की दिक्कत आएगी ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? मतलब छोटी फाइल्स या छोटा डेटा के लिए यूडीपी ठीक है, बड़ी फाइल्स के लिए
टीसीपी यूज करते हैं। प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन ओनली, करप्ट सेगमेंट्स, रीट्रांसमिशन इज हैंडल्ड बाय अपर लेयर्स। अनरिलायबल डिलीवरी जो है इसमें एरर डिटेक्शन है लेकिन सिर्फ करप्ट सेगमेंट्स का। मैंने आपको कल बताया था एरर डिटेक्शन और करेक्शन में कि दो तरह के एरर्स हो सकते हैं। एक कि हमने सेगमेंट भेजा और उधर मिला ही नहीं, और दूसरा भेजा उसको मिला लेकिन करप्ट मिला। ठीक है, तो जो टीसीपी है या रिलायबल डिलीवरी, उसमें दोनों तरह के एरर पकड़े जा सकते हैं। अगर लॉस्ट सेगमेंट है, नहीं मिला, तो पता चल जाएगा क्योंकि बीच का सीक्वेंस नंबर मिसिंग होगा, है ना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लॉस्ट सेगमेंट टीसीपी में पता चलेगा, रिलायबल डिलीवरी में, लेकिन यूडीपी में नहीं पता चलेगा क्योंकि यूडीपी में सीक्वेंस नंबर है ही नहीं, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उसने 4 भेजे थे और 4 में से 3 मिले हैं, 1 नहीं मिला, ये नहीं पता चलेगा इसमें। तो इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो सिर्फ करप्ट सेगमेंट्स का है। करप्ट सेगमेंट्स कैसे पहचानते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। करप्ट सेगमेंट का डिटेक्शन दोनों में है, आप रिलायबल तरीके से भेजो या अनरिलायबल तरीके से भेजो, जो डेटा है अगर वो करप्ट होके मिलेगा तो दोनों पहचान लेंगे, टीसीपी में भी और यूडीपी में भी। लेकिन जो लॉस्ट सेगमेंट है वो सिर्फ टीसीपी में पता चलेगा, यूडीपी में नहीं पता चलेगा। रीट्रांसमिशन इज हैंडल्ड बाय अपर लेयर्स। अब इसमें हम कह रहे हैं कि जो रीट्रांसमिशन है वो अपर लेयर हैंडल करती है। इसका मतलब क्या है? रिलायबल डिलीवरी में रीट्रांसमिशन कौन कर रहा था? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अगर 10 सेगमेंट भेजे तो वो वेट कर रही है एक्नॉलेजमेंट आए, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो रीट्रांसमिशन कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर ही कर रही है ना। अनरिलायबल डिलीवरी में जो रीट्रांसमिशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करती। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अगर 10 सेगमेंट भेजे, उसका काम खत्म, मैंने भेज दिया। अब अगर उधर नहीं मिले तो उसका रीट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करेगी, ऊपर की लेयर्स करेंगी। कैसे कैसे? ट्रांसपोर्ट लेयर को जो डेटा मिला है भेजने के लिए वो किसने दिया? उसको ऊपर से आया ना। सेशन, सेशन को किसने दिया? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को किसने दिया? एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लेयर को किसने दिया? एप्लीकेशन ने, राइट। जैसे सपोज करिए आपने ब्राउजर पे लिखा google.com, तो ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की, वो एप्लीकेशन लेयर को दे दी, भेजो। ठीक है, हालांकि ब्राउजर उसका एग्जाम्पल ठीक नहीं है क्योंकि जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं HTTP तो वो TCP यूज करता है, रिलायबल डिलीवरी, लेकिन फिर भी आप UDP के लिए अगर समझो तो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट जनरेट की कि गूगल डेटा को भेजा, गूगल को डेटा भेजा जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर को ये मैसेज मिला, ट्रांसपोर्ट लेयर ने मैसेज भेज दिया। ठीक है, अब अगर मान लें कि मैसेज जो है UDP से गया अनरिलायबल तरीके से, तो UDP ने भेजा, उसका काम खत्म। अब ये मैसेज अगर उधर डिलीवर हो जाएगा गूगल को, तो गूगल वहां से जवाब भेज देगा वेब पेज, और ये पेज ब्राउजर को मिल जाएगा, तो ब्राउजर समझ जाएगा कि डेटा मेरा डिलीवर हो गया, तभी तो रिस्पॉन्स आया है। नहीं, लेकिन अगर गूगल को ये मैसेज आपका नहीं मिला, मतलब पैकेट बीच में मिस हो गया आपके सेगमेंट्स, तो गूगल उधर से जवाब भेजेगा नहीं। बात समझ रहे हैं मेरी? एक्नॉलेजमेंट कोई नहीं आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना डेटा भेजा, उसका काम खत्म। लेकिन ऊपर ब्राउजर तो वेट कर रहा है कि गूगल से पेज आए, राइट। और ब्राउजर को अगर पेज नहीं मिला तो क्या करेगा? वो फिर भेजेगा गूगल को रिक्वेस्ट। तो अब ये सेकंड रिक्वेस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर को मिली, वो फिर भेज देगी। तो रीट्रांसमिशन किसने किया? ब्राउजर ने, अपर लेयर से हो रहा, ऊपर से। बात समझ पा रहे हैं कि उसमें जो था रिलायबल डिलीवरी, उसमें रीट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर खुद ही कर रही थी कि ऊपर से जो डेटा आया उसने भेजा, वो डिलीवर नहीं हुआ तो वही डेटा हम फिर भेज देंगे। लेकिन यूडीपी में हमने डेटा भेजा, हमारा काम खत्म, अब रीट्रांसमिशन होना है तो ऊपर से डेटा फिर आएगा तो हम भेज देंगे उसको। तो रीट्रांसमिशन इसमें भी होता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करती है, वो डेटा अपर लेयर से दोबारा आता है वापस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो ये नहीं है ब्राउजर वाला, इसका एग्जाम्पल है DNS क्वेरी। DNS क्वेरी में मैंने आपको जैसे दिखाया था कि google.com का अपना IP एड्रेस है, NS lookup www.google.com लिखा था, तो उसमें हमारी मशीन क्या करती है? एक DNS क्वेरी जनरेट करती है कि ये जो नाम है इसका IP एड्रेस क्या है। ठीक है, और उधर इंतजार कर रहा है कि IP एड्रेस वापस आए। DNS क्वेरी जो है वो UDP के थ्रू भेजी जाती है अनरिलायबल तरीके से। तो अगर आंसर आ गया तो IP दिख जाएगी वहां, आंसर अगर नहीं आया तो DNS क्वेरी दोबारा भेजी जाती है फिर से। ठीक है, UDP is used for unreliable delivery of data at transport layer। तो ये आपकी अनरिलायबल डिलीवरी की फीचर्स हैं।
अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कब टीसीपी यूज होगा और कब यूडीपी यूज होगा? मतलब जो डेटा है यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन मतलब अगेन वही कि आपकी जो एप्लीकेशन थी उसने एप्लीकेशन लेयर को डेटा दे दिया, एप्लीकेशन लेयर ने ये डेटा नीचे भेजा ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास दो मैकेनिज्म है, वो डेटा को टीसीपी या यूडीपी इन दोनों में से किसी एक के थ्रू भेज सकता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे डिसाइड करेगी कि जो डेटा मुझे भेजना है वो मैं टीसीपी से भेजूं कि यूडीपी से भेजूं? ये कैसे तय होगा? ये ट्रांसपोर्ट लेयर तय नहीं करती है। डेटा जिस एप्लीकेशन ने भेजा है, मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने इधर लिखे हैं, ये HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट, SSH, IMAP, POP3, SMTP एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। हाँ, ये जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं ये अपना डेटा टीसीपी के थ्रू भिजवाते हैं, और उसके बगल वाले जो लिखे हैं इधर SNMP, DNS और TFTP, ये अपना डेटा भेजने के लिए यूडीपी को यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को जब डेटा मिलता है तो ये देखती है कि ये किस प्रोटोकॉल ने भेजा है। अगर ये डेटा HTTP ने भेजा है तो टीसीपी के थ्रू जाएगा, अगर ये डेटा DNS ने भेजा है तो यूडीपी के थ्रू जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये पहले से फिक्स्ड है। कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो टीसीपी के थ्रू डेटा भेजती हैं और कुछ एप्लीकेशन जो है वो यूडीपी के थ्रू भेजते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को जिस एप्लीकेशन से डेटा मिल रहा है, मतलब जिस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से, उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करती है कि टीसीपी से जाएगा कि यूडीपी से जाएगा। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से प्रोटोकॉल टीसीपी यूज करते हैं एप्लीकेशन लेयर के और कौन सा यूडीपी। इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, याद रखना आसान इसलिए है कि ज्यादातर प्रोटोकॉल जो हैं वो सब टीसीपी यूज करते हैं, यूडीपी में बहुत गिने चुने हैं। मतलब अगर आप ये गिने चुने इधर जो मैंने 3 लिखे हैं, हाँ, कि DNS, TFTP, SNMP, ये यूडीपी वाले हैं। बाकी जितने हैं सब मोस्टली टीसीपी बेस्ड हैं, सब ज्यादातर। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज आपको बता दो यहाँ पे ये तो बात हो गई। रीट्रांसमिशन देखिए यहाँ पे दोनों में है, रिलायबल डिलीवरी में भी है, अनरिलायबल मतलब टीसीपी में भी है, यूडीपी में भी है। टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर खुद करती है, ओके। तो इसमें जो रीट्रांसमिशन है वो होता दोनों में, टीसीपी में भी यूडीपी में भी, लेकिन टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर खुद करती है, यूडीपी में अपर लेयर से डेटा वापस आता है। लेकिन इसमें जो रीट्रांसमिशन, अब इसमें भी थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि सपोज करो कि अगर हमारे पास एक 5 MB की फाइल है और उसको हम ट्रांसमिट करें टीसीपी से, तो 5000 फाइल की, हम 5 MB की फाइल के 5000 सेगमेंट बने, हमने ये 5000 सेगमेंट भेजे। अब उसमें विंडो साइज सपोज करो कि हमारा जो था वो 100 सेगमेंट का था, तो 100 सेगमेंट के कितने बनेंगे? 50 विंडो बनेगी, ठीक है। तो इसमें सपोज करो कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसमें 2-3 विंडो मिस हो गई। 2-3 विंडो मिस होने का मतलब है हमें वो विंडो रीट्रांसमिट करनी है। तो 100 सेगमेंट की अगर हम 3 विंडो रीट्रांसमिट करें, तो 300 हुए सेगमेंट्स। 300 सेगमेंट मतलब 300 केबी का डेटा, मतलब 5 MB की फाइल अगर भेज रहे थे तो 300 केबी का डेटा था जो रीट्रांसमिट करना पड़ा। यूडीपी में क्या होगा? 5 MB की फाइल अगर हम भेज रहे थे, राइट, और उधर एक सेगमेंट भी मिस हो गया, तो वो ये बता ही नहीं पाएगा कि कौन सा सेगमेंट मिस हुआ, क्योंकि सीक्वेंस नंबर है नहीं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? पूरी 5 MB की फाइल रीट्रांसमिट करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? तो टीसीपी या रिलायबल डिलीवरी में एडवांटेज है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स आपके मिसिंग है, मतलब रीट्रांसमिशन कम करना पड़ेगा। लेकिन यूडीपी में वो पूरा डेटा दोबारा भेजना पड़ेगा। लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम यूडीपी में दिक्कत नहीं करती, क्योंकि यूडीपी में हम मैसेज जो भेज रहे हैं वो बहुत छोटा है, एक सिंगल सेगमेंट भेज रहे हैं। अगर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो दोबारा कितना भेजना है? वही एक सेगमेंट। समझ में आ रही? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट फिर इसमें आपका एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में हमने कहा कि दो चीजें, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन में हमने कहा दो तरह के हो सकते हैं, लॉस्ट सेगमेंट या करप्ट सेगमेंट। लॉस्ट सेगमेंट जो है वो सीक्वेंस नंबर से पता चलता है रिलायबल डिलीवरी में। जो करप्ट सेगमेंट है वो चेकसम से पता चलता है, और ये दोनों में पता चलेगा आपको, रिलायबल में भी और अनरिलायबल में भी, मतलब टीसीपी और यूडीपी दोनों में। ठीक है,
करेक्शन क्या है इनका? रीट्रांसमिशन। मतलब अगर जो सेगमेंट मिला है करप्ट मिला या मिला ही नहीं, तो दोनों के लिए जो उसका करेक्शन है वो ये कि उसको रीट्रांसमिट कर देंगे। अब इसमें ये है कि अभी रीट्रांसमिशन में ये लिखा हुआ है कि टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर खुद करेगी, यूडीपी में अपर लेयर रीट्रांसमिशन करेगी। अब इसमें करप्ट सेगमेंट जो कैसे पता चलेगा? करप्ट सेगमेंट जो है उसके लिए चेकसम यूज का होता है। ठीक है, चेकसम क्या चीज हुई? चेकसम एक तरह का कोड होता है। ठीक है, उस कोड का अपना एक साइज होता है कि वो कोड 128 बिट का होगा कि 256 बिट का होगा, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आप इसको किसी भी साइज का इनपुट दो, वो फिक्स्ड साइज का आउटपुट या फिक्स साइज का कोड जनरेट करती है। मतलब इसको आप मैं कैसे समझाऊं, जैसे बार कोड होता है, काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स पे बार कोड लगता है। बार कोड जो किसी भी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब बार कोड में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो बार कोड है वो एक 10 ग्राम की बोतल पे लगा है कि 50 किलो के आटे के बोरे पे लगा है। बार कोड का साइज तो उतना ही रहना है। बात समझ पा रहे हैं कि जो कोड है उसका साइज तो वही होगा ना, वो कोड कितने बड़े उसके लेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे यहाँ पे जो चेकसम जनरेट हम करते हैं, वो चेकसम हमेशा सेम साइज का जनरेट होता है। अब वो चाहे 5 KB की फाइल हो, चाहे 50 MB की फाइल हो, चाहे 5 GB की फाइल हो, है ना, जो चेकसम या कोड जनरेट होगा वो फिक्स साइज का होगा या सेम साइज का होगा। और चेकसम के साथ में क्या है कि आपका जो डेटा है अगर वो सेम है तो सेम कोड जनरेट होगा, और अगर डेटा बदल गया तो डिफरेंट कोड जनरेट होगा। मतलब जो कोड है वो डिपेंडेंट है कि डेटा क्या है। जैसे सपोज करिए, मैं आपको अभी फाइल के केस में समझा रहा हूं। आपने एक फाइल में लिखा ABC, उसका चेकसम जनरेट किया तो उसका कोड निकल के आएगा एक। दूसरी फाइल में आपने लिखा XYZ, तो उसमें डेटा डिफरेंट है तो उसका कोड कुछ और जनरेट होगा। दो फाइल्स में अगर डिफरेंट डेटा है तो उनका कोड भी डिफरेंट जनरेट होगा। और डिफरेंट डेटा का मतलब ऑर्डर भी है। जैसे पहली फाइल में लिखा है ABC, दूसरी फाइल में लिखा है ACB, तो दोनों में ABC यही 3 कैरेक्टर हैं लेकिन आगे पीछे हैं, तो भी चेकसम डिफरेंट जनरेट होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे होता क्या है हम कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करती है? हेडर लगाती है। हेडर हेडर में हमने कहा कि वो सॉरी सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगाती है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। उसी में एक चीज है चेकसम। जब हम आगे टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि टीसीपी हेडर में क्या क्या होता है, यूडीपी हेडर में क्या क्या होता है। ठीक है, हेडर हम अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी जो है ये जो हेडर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, इसमें एक फील्ड होता है चेकसम का। तो जो सोर्स मशीन वो क्या करती है? सोर्स मशीन ने जो सेगमेंट बनाया है, सेगमेंट सेगमेंट में क्या है? डेटा प्लस हेडर, वो इसका कोड जनरेट कर लेती है सोर्स मशीन, है ना, कि मैं सेगमेंट भेज रहा हूं, इसमें जो डेटा और जो हेडर है इसका कोड क्या होगा, चेकसम जनरेट कर लिया और हेडर में वो चेकसम डाल के भेज दिया। समझ में आई? अब जब डेस्टिनेशन मशीन को ये सेगमेंट मिला तो वो क्या करेगी? वो भी उसका चेकसम जनरेट करेगी, हेडर और डेटा का। ठीक है, अब डेस्टिनेशन मशीन ने एक तो खुद जनरेट कर दिया उस डेटा का चेकसम, और सोर्स मशीन ने हेडर में जो अपना चेकसम डाल के भेजा था वो उससे उसको मैच कराएगी। अगर दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब क्या है? डेटा सेम है। और अगर चेकसम डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब डेटा डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे नीचे जैसे हमने यहाँ पे कहा ये कि यहाँ पे आपका ये कहाँ गया पॉइंट, ये डेटा था। डेटा में जो भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे ABC लिखा है डेटा में, मान लो इसके आगे ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगाया। हेडर में और बहुत सारी चीजें होती हैं, पोर्ट नंबर एंड सो ऑन, ये सब। इसी में एक फील्ड इसका है चेकसम का। तो इसने जो कोड जनरेट किया, सपोज करिए वो ये आया 9AB5 कोड इस डेटा की बेसिस पे। तो इसने ये डेटा इधर भेज दिया, ये हेडर प्लस डेटा। अब डेस्टिनेशन मशीन को अगर ये एज इट इज मिला या नहीं मिला, डिपेंड करेगा। जैसे डेस्टिनेशन मशीन को जब ये डेटा मिला तो ये C की जगह सपोज D हो गया था, तो डेस्टिनेशन मशीन ने क्या किया? कोड जनरेट किया, तो ये कोड उसका डिफरेंट आया, ये वाला। अब ये इस कोड को कंपेयर करेगी किससे? इस कोड से जो सोर्स मशीन ने भेजा था। अब ये दोनों कोड क्योंकि डिफरेंट आ रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा कि डेटा डिफरेंट है, और डेटा डिफरेंट होने का मतलब है कि ये सेगमेंट करप्ट है। क्या समझ रहे हैं? अगर दोनों तरफ कोड सेम है, सोर्स मशीन ने जो कोड डाल के भेजा था
डेस्टिनेशन मशीन अगर कोड जनरेट करे और वही कोड मिल रहा है तो इसका मतलब कि डेटा सेम है। ठीक है, तो ये अपने आप होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज में होता नहीं है, थर्ड पार्टी टूल है एक हैश कैल्क, है ना, हैश कैलकुलेटर। चेकसम जो है उसको हम हैश कोड भी कहते हैं, चेकसम को। तो अब इसमें जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसका कोड जनरेट करना चाहते हैं, किसी फाइल का, किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग का, तो हम यहाँ पे फाइल भी दे सकते हैं। फाइल देंगे तो फाइल ब्राउज करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने यहाँ पे किया कि टेक्स्ट स्ट्रिंग, अब हमने यहाँ पे लिखा ABC, राइट, और नीचे कैलकुलेट पे क्लिक किया तो ये इसका कोड दिखा रहा है। अब कोड कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट वो हैं, क्या उसको कहना चाहिए, मैकेनिज्म्स हैं। तो ज्यादातर ये यूज होता है MD5 वाला, मतलब बाकी आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, आप हटा दो सब, कोई एक यूज कर लो, वो सबके कोड दिखा रहा है। तो हमने कहा कि भाई हमें सिर्फ MD5 वाला दिखाओ, कैलकुलेट। तो ये कोड जनरेट हो गया आया। अगर ABC लिखा हो तो उसका MD5 हैश कोड ये होगा। ठीक है, अब इसी में अगर हम कोड, आप देख रहे हो ना 900 से शुरू हो रहा है, क्योंकि पूरा नंबर तो याद रखना मुश्किल है। अब इसी को अगर हम करते हैं ABD, बदल गया 4911। वापस अगर आप यहाँ पे लिखोगे ABC के लिए हमेशा वही कोड आएगा, फिर आ गया 900 वाला। तो डेटा अगर सेम है तो सेम कोड जनरेट होगा, डेटा का डिफरेंट है तो डिफरेंट कोड जनरेट होगा। तो चेकसम इस तरीके से काम करता है कि जो सोर्स मशीन है वो जब डेटा भेजती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो वो हेडर में डेटा का चेकसम कैलकुलेट करके डाल के भेज देती है। डेस्टिनेशन मशीन फिर वो भी चेकसम कैलकुलेट करती है। दोनों का चेकसम अगर मैच कर जाता है तो पता चल जाता है कि डेटा ठीक है, मैच नहीं किया तो पता चल जाता है कि डेटा करप्ट है, राइट। तो जो करप्ट सेगमेंट्स हैं वो ऐसे पता चलते हैं चेकसम के थ्रू, और लॉस सेगमेंट मैंने आपको बताया सीक्वेंस नंबर से पता चलते हैं, है ना। और सीक्वेंस नंबर क्योंकि सिर्फ रिलायबल डिलीवरी में यूज होते हैं, तो यूडीपी में लॉस सेगमेंट के बारे में नहीं पता चलता है, टीसीपी में पता चलता है, सिर्फ करेक्शन है, रिट्रांसमिशन। ठीक है, बाकी कल करेंगे फिर आगे। दो चीजें इसमें बची हैं, एक फ्लो कंट्रोल और दूसरा कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जो कल डिस्कस करेंगे फिर।